आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे संस्मरण की। संस्मरण किसे कहते हैं और अज्ञे द्वारा लिखित संस्मरण बसंत के अग्रदूत निराला के बारे में हम जानेंगे। पहले तो संस्मरण किसे कहा जाता है, तो देखिए, स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख को संस्मरण कहा जाता है। इस लेख के अंतर्गत व्यक्ति से संबंधित लेखक अपने अनुभवों को अभिव्यक्ति देता है। तो लेखक अज्ञे जी ने बसंत के अग्रदूत निराला पर लेख लिखा है। ये इनका संस्मरण है। इसमें इन्होंने निराला से अपनी मुलाकात को अभिव्यक्ति दी है। इनके लेख के आधार पर हम जानेंगे निराला के व्यक्तित्व की विशेषताओं को। तो आइए चलते हैं, पहले संस्मरण में लेखक ने क्या लिखा है उसको जानते हैं। अज्ञे जी ने अपने संस्मरण में 2 मुलाकातों का उल्लेख किया है। साथ ही साथ उन्होंने मेरठ में साहित्य परिषद के समारोह में निराला जी जब गए थे उनके विषय में लिखा है। तो कहने का तात्पर्य है कि निराला से अज्ञे की मुलाकात कब हुई और उन्हें उनसे मिलकर कैसा लगा। तो अज्ञे जी ने प्रारंभ किया है कि 1936 से लेकर 1951 तक हम निराला जी से कई बार मिले, उनसे हमारा मिलना कई बार हुआ। वो लेख प्रारंभ करते हैं कि 1936 में हम निराला जी से मिलने जा रहे थे कि रास्ते में हमें सीकिया पहलवान मिल गए। हम निराला जी से पहली बार मिलने जा रहे थे तो सीकिया पहलवान मिल गए। सीकिया पहलवान जानते हो, दुबले पतले। उन दिनों क्या हुआ था कि विश्व भारती पत्रिका में निराला के संबंध में मेरा एक लेख छपा था, जिसमें मैंने निराला के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया था। और उस समय क्या चल रहा था कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने निराला के विरोध में अपना मोर्चा खोल रखा था। वो उनके विरुद्ध थे। बनारसी दास चतुर्वेदी निराला की कविताओं के विरोधी नहीं थे, वो उनके कुछ लेखों के विरोध में थे। तो उसी समय का मेरा भी लेख था। तो वो सीकिया पहलवान उससे संबंधित बात करने लगे। खैर, जैसे तैसे उनसे हम आगे बढ़े, निराला जी के दर्शन को पहुंचे तो देखा उनके पास भी एक बैठे हुए थे महाशय। सोचा अब तो ये भी बोलेंगे लेख के विषय में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहुंचे तो उन्होंने निराला जी से कहा, ये अज्ञे है।
निराला जी ने ऊपर से नीचे तक बड़ी पैनी दृष्टि से हमें देखा। एक बार नहीं, कई बार ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। फिर बोले बैठ जाओ। फिर बोले नहीं, खड़े रहो। कहकर वो खुद खड़े हुए और मेरे पास आकर खड़े हो गए बराबर। फिर ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, फिर जाकर बैठ गए और मुझसे भी कहा बैठ जाओ। और जो बैठे थे महाशय उनसे कहा रामविलास की तरह, यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा की तरह है। उन्होंने मेरे व्यक्तित्व को इस तरीके से देखा और कहा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास रहता है। खैर गए हुए थे, मिल आए। मिलकर निराला से मिलकर ऐसा लगा कि वो जैसा सुना था, जैसा कहा जाता था कि वो विक्षिप्त रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलना शुरू हो जाए तो क्या क्या बोलते हैं, ऐसा उस समय तो मुझे नहीं लगा। लेकिन ऐसा था, मैं जानता हूं। निराला के जब देखा, उन्हें समझा, वो ऐसे तो नहीं थे। निराला जीनियस, निराला जीनियस थे। और मैं जिस मुलाकात का उल्लेख करूंगा इस लेख में, वो है 1951। वैसे तो 1936 से 1951 तक के मध्य हमारा निराला जी से कई बार मिलना हुआ। 1951 में क्या हुआ, निराला जी इलाहाबाद में रहते थे, दारागंज में। उनसे मुझे सुबह सुबह मिलना जाना था, क्योंकि हमारे घर सुमन जी आए हुए थे, यानी डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी। वो भी निराला से मिलने को उत्सुक हुए। मुझे सुबह जाना था और सुबह सुबह सुमन जी से संभव नहीं है जाना। उनका साज श्रृंगार ही पूरा नहीं हो पाता है। उनकी ऐसी दिनचर्या बनी हुई है कि वो सुबह सुबह नहीं जा पाते। तो वही हुआ कि 10 बजे के करीब हम निकले। हम निराला जी के घर पहुंचे। उस समय निराला जी रसोई में थे। निराला जी स्वयं ही खाना बनाकर खाया करते थे। पता लगा वो रसोई में है तो संदेश भेजा। अब आप जानते हो मेरे नाम की दिक्कत, तो इतना ही कहलाया कि कोई मिलने आए हैं। संदेश पहुंचा। वैसे निराला ने रसोई से ही बैठक की ओर झांका। देखा मैंने, निराला कौपीन में थे, यानी लंगोटी में केवल। जल्दी से उठ हो गए और थोड़ी देर में आए, तहमत बांधे हुए, कंधे पे अंगोछा डाले हुए आकर बैठ गए। बातचीत होने लगी। मैं तो चुप था। मैं जानता था कि अगर कुछ बोला तो कहीं ऐसा न हो कि निराला जी अपनी स्थिति में आ जाए, यानी निराला जी बोलना शुरू करते तो वो जाने कहाँ बहक जाते, बोलते ही रहते। लेकिन शिवमंगल सिंह जी को बोलने का बड़ा शौक, बात करने का, उनसे चुप नहीं रहा गया। पूछ बैठे, और ये प्रश्न लेखक से नहीं करना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। अज्ञे जी कहते हैं उन्होंने प्रश्न कर दिया और वो प्रश्न अनर्गल, जिस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है लेखक से करने का। कहने लगे आजकल आप क्या लिख रहे हैं? बस फिर क्या था, निराला ने सुना। क्या? निराला इज डेड, निराला मर गया।
वो निराला तो मर गया। मैंने सोचा निराला जी आ गए अपनी स्थिति, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो ऐसी स्थिति में ही बने रहे, नहीं, वो तुरंत समझ जाते थे। 2-3 मिनट बाद ही वो संभल गए और आ गए। बातचीत सामान्य सी होने लगी, चलती रही। उन्होंने कहा ये भी लिखते हैं, लिख रहे, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है। निराला जी बात करने लगे कि आजकल हिंदी काव्य में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मैं चौंक गया, आश्चर्य में पड़ गया कि निराला जी इतनी गहरे हैं, इतनी गहराई है इनमें। निराला जी कहने लगे मैं सब जानता हूं, मैं सब समझ रहा हूं, सब समझता हूं, मैं सब जानता हूं, सब समझता हूं। हमने शब्द के स्वर को महत्व दिया और आपने बोलचाल के भाषा के स्वर को। हमने संगीत के, हमारे पास संगीत के स्वर का प्रमाण था। मैं समझ रहा था कि जैसा लोग कहते हैं निराला वैसे नहीं है। निराला इतने गहरे हैं, इतने इन्हें परख है, पहचान है। बातचीत होती रही। आगे सुमन जी ने कहा कि आपकी पुस्तक अर्चना आ गई है। बड़ा रूखा सा उत्तर दिया, हाँ आ गई है, तो हमें पढ़ने को मिलेगी? हाँ आई तो है, 2 प्रतियां। उठे, अंदर गए, 2 प्रति ले आए। एक शिवमंगल सिंह को बढ़ा दी, एक मुझे बढ़ाई, फिर रख ली अपने पास। शिवमंगल जी बोले कि आप इस पर कुछ लिख देते, मैं चाहता हूं। निराला जी फिर वही, निराला इज डेड। उन्होंने कहा था आप हस्ताक्षर अपने कर देते, तो निराला जी आ गए फिर अपने रूम में। निराला इज डेड, निराला मर गया। कौन निराला? उन्होंने थोड़ी देर बाद कलम उठाई, जो पुस्तक उनके पास थी, उस पर 2-3 लाइनें कुछ लिखने लगे। लिखा, फिर नीचे अपने नाम का पहला अक्षर एन और आई लिखकर डॉट डॉट बिंदी लगा दी, बिंदियां लगा दी, अधूरा लिखा। मैं देखना चाहता था वो क्या लिख रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं थी। कैसे देख सकता था, ये शिष्टता भी नहीं थी। निराला जी उठे, वो लिखकर मेरी तरफ बढ़ा दी। सुमन जी बड़ी उत्सुक, थोड़ा बयान मेरी किताब पर भी लिख देते। उन्हें ये लगा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ कहने का। निराला जी उठे, हम लोग चलने हुए तो बोले नहीं रुको, बिठा लिया। रसोई में गए, 2 बाटी और कटहल की भुजिया ले आए। बोले लो खा के जाना। हमने कहा नहीं, हम नाश्ता करके आए हैं, लेकिन नहीं, खा के जाना है। ये तुम्हें पहले देखना चाहिए था, आने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो खा के जाओ। शिवमंगल सिंह जी, हम लोग समझ गए। शिवमंगल सिंह जी, सुमन ने भी कहा कि अरे आप भी खा, आप क्या खाएंगे? नहीं आप लोग खाओ। मैं समझ गया था कि उन्होंने ये 2 बाटी और भुजिया ही बनाई है और ये उनका ही भोजन था, लेकिन उन्होंने हमें दे दिया। अब वो कुछ नहीं खाएंगे, आज निराला कुछ नहीं खाएंगे, भूखे ही रहेंगे। बड़ा अंदर से मन कचोट रहा था, लेकिन आग्रह का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो अडिग थे। सुमन जी ने कई बार कहा आप खा लीजिए, नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो
पानी लेने अंदर गए, जल लेने, तब मैंने कहा सुमंगल जी से, इसीलिए मैं सुबह आना चाहता था। सुबह की बात इसीलिए आने की कर रहा था कि अब लोग समय पर आए होते तो ये नहीं होता। अब लोग कर भुगतो, यानी अब खाना पड़ेगा। खैर, हम लोग वो भुजिया और बाटी खाकर आ गए। बड़ा मन का चोटा। घर आकर मैंने वो पुस्तक खोली, अर्चना, जिस पे उन्होंने लिखा था कवि उपन्यासकार को भेंट, निराला। नीचे लिखा था 18/5/1951। अधूरा नाम लिखकर नीचे लाइन करके तारीख पड़ी हुई थी। ऐसे थे निराला। उनके जब उनसे कोई प्रश्न करता, अनर्गल प्रश्न करता, जो प्रश्न वाकई में करने ही नहीं चाहिए, कोई प्रश्न होते ही नहीं है ऐसे, तब निराला अपनी स्थिति में आ जाते थे। तो मैं तो यही समझता हूँ कि वैसे निराला विक्षिप्त नहीं थे। हाँ, नैराश्य भाव था उनकी कविताओं में। मुझे लगता है कि वो कितने अकेलापन अनुभव करते थे, कितने अकेले थे वो। जैसे उनकी कविता है, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांझ बेला। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांझ बेला। जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थी पार करने कर चुका हूँ। जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थी पार करने कर चुका हूँ। हंस रहा ये देख कोई नहीं भेला। ऐसी पंक्तियों को देखकर लगता है कि उनमें नैराश्य था, अवसाद था कहीं न कहीं। लेकिन निराला जीनियस थे और बहुत गहराई वाले थे निराला। आगे अज्ञे जी लिखते हैं कि उनकी कोई भी रचना देख लो, उनकी एक रचना है, स्नेह निर्झर बह गया है रेत सा तन रह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है रेत सा तन रह गया है। बह रही है हृदय पर अमा, बह रही है हृदय पर अमा। मैं अलक्षित रहूं ये कभी कह गया। तो ऐसे थे निराला। फिर बड़े रोचक ढंग से अज्ञे जी लिखते हैं कि उनकी प्रति जो मेरी विचारधारा थी, जो मेरा दृष्टिकोण था, वो बहुत कुछ बदल गया। और ये बात ये नहीं है, ये बात उसी समय की है, ये 1940 के करीब की है कि तुलसीदास उनकी जो मैंने रचना पढ़ी, मेरा दृष्टिकोण पहले ही बदल गया। और जब मैंने तुलसीदास उनकी रचना पढ़ी तो मैं ये समझ पाया कि निराला कितने गहराई वाले हैं। निराला कैसे हैं? जैसे निराला को लोग समझते हैं, निराला वैसे नहीं है। मैंने तुलसीदास पढ़ी और तुलसीदास पढ़कर मेरा दृष्टिकोण बदल गया। निराला केवल निराला की उस रचना को मैं जितनी बार पढ़ता हूं, तुलसीदास, उतनी बार एक नया संसार खुलता दिखाई देता है, एक नया संसार खुल जाता है। बार बार पढ़ता हूं, कई बार पढ़ चुका हूं, और जब भी पढ़ता हूं तो नया संसार खुलता हमें दिखाई देता है। ऐसे रचनाकार निराला। कभी एक लेखक उस कवि साहित्यकार निराला की एक और यादों को लिखता है
कहते हैं उस समय की बात है, मैं मेरठ में था। निराला का मेरठ आना हुआ। हिंदी साहित्य परिषद के समारोह में मैंने उन्हें आमंत्रित किया और वो आए। कुछ समय वो हमारे पास भी ठहरे। उस समय हिंदी साहित्य परिषद की अध्यक्ष श्रीमती होमवती जी थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि निराला जी हमारे घर पर रुके, ठहरे। तो निराला जी उनके बंगले पर ही निर्णय किया कि भाई उनको ठहराएंगे। तो होमवती जी का जो बंगला था उससे सटा हुआ दूसरा बंगला था उनका, तो उसमें ही निराला जी के ठहरने की व्यवस्था हो गई। हमारा घर छोटा था, जो कि मंजिल थी ऊपर भी, लेकिन छोटा था। हमारे घर पर शिवमंगल जी, सुमन जी, प्रभाकर माचवे जी, भारत भूषण अग्रवाल जी को ठहरना था। वो निश्चय था वो हमारे घर पर ठहरेंगे, तो व्यवस्था उनकी वहां हो गई। अब मुझे लगा कि वो ठहर तो गए हैं और उन्होंने बड़ी इच्छा जाहिर की थी होमवती जी ने, तो उन्हें ठहरा दिया। लेकिन मुझे लगा संध्या को क्या होगा, कैसे संभालेंगी। खैर वो ठहर गए। शाम हुई, संध्या का समय आया, वैसे दौड़ती दौड़ती वो आई होमवती जी हमारे पास। हमारा घर उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, 4-6 फरलांग पर ही था। दौड़ती हुई आई और बोली, अरे भाई साहब क्या होगा, सुना है वो बिना पिए खाना नहीं खाएंगे और ये सब हो नहीं पाएगा, और वो खाना भी उनका वैसा होगा तो कैसे व्यवस्था होगी, क्या करें। तो हमने उन्हें समझाया, हमने आप परेशान मत हो, शाम की व्यवस्था हम कर देंगे, और खाना रही खाने की बात, तो खाना उन्हें हम होटल में खिला लाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। वो चली गई। शाम की हम लोगों ने तय किया था वैसा ही किया। अब खाना वाना खिला दिया उनको, फिर उन्होंने पी ली। अब वो पी ली तो वो हमारे आते वक्त होटल से वो हमारे घर पर उतर गए और हमारे घर के अंदर आ गए। हमारी बहन मेहमानों को खाना उस समय परोस रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा हमारी बहन खाना परोस रही है, तो चुप चाप जाकर एक पलंग पर बैठ गए। वैसे वो पीने के बाद थोड़ा बोलते थे, लेकिन वो बहुत, कहते हैं पीने के बाद वो बहुत शिष्ट हो जाते थे, और वो इतने शिष्ट हो गए कि चुप बैठे रहे। फिर जब सब काम निपट गया तब कहा कि चलो घूमने चलो। तो मैंने कहा कि क्या कहें, तो तय हुआ कि शिवमंगल सिंह जी के साथ घूमने जाएंगे। तांगा बुला दिया गया, तांगा आ गया। शिवमंगल सिंह और वो दोनों तांगे में बैठने के लिए चल दिए। तांगे वाले ने कहा कि सरकार आप पीछे बैठ जाएं, उनकी स्थिति को देखते हुए। तो बोले क्यों, पीछे क्यों बैठ जाऊं, तुम पीछे बैठ जाओ, तुम पीछे बैठो, और नहीं तो रास मुझे दो, तुम पीछे बैठो और एक घोड़े की रास मुझे दो, मैं चलाऊंगा तांगा। अब तो तांगे वाले ने समझा, स्थिति समझ ली, पीछे बैठा और बोला, सरकार कहाँ चले। 2 घंटे तक कोई सवाल नहीं करना है, तुम्हारी मर्जी हो वहां ले चलो। 2 घंटे तक कोई सवाल ना करना, तुम जहां चाहो वहां ले चलो। 2 घंटे बाद हमें यहीं आकर छोड़ देना। चले गए वो दोनों लोग घूमने। सोचा चलो ठीक है। अब रात के 12-1 बजे करीब, रात्रि को गहरी हो गई थी, करीब शिवमंगल सिंह पैदल आ गए। वो तांगे से वहीं छोड़ आए उनको, वो बंगले पर ही रुके, उन्हें रात में वहां ठहरना था।
ये उनका शिष्ट व्यवहार था, ये शिष्टता थी कि रात वहां बिताएंगे। और शिवमंगल सिंह पैदल ही आ गए क्योंकि घर ज्यादा दूर नहीं था। तो ऐसे थे निराला। फिर सुबह होते ही हमारे घर पर आ गए और उसी दौरान वो हमारे घर पर भी मेरठ में ठहरे थे। अज्ञे जी लिखते हैं कि जैसे निराला को समझा गया, निराला उससे कहीं अधिक गहरे थे। वो जीनियस थे। विक्षिप्त हो जाते थे, ये परिस्थितियां हैं, संघर्ष में व्यक्ति कभी कभी ऐसे हो जाता है। परिस्थितियां कभी कभी प्रभावित कर ही देती हैं और हो सकता है उनके कारण वो ऐसे विक्षिप्त हों, लेकिन वो संभल भी जाते थे। तो ऐसे थे निराला। कवि ने अंत में यही लिखा, एक कवि साहित्यकार दूसरे कवि साहित्यकार के लिए लिख रहा है, निराला के लिए। यहीं पे वो विराम दे देते हैं अपने इस लेख को। मैं अलक्षित रहूं, ये कवि कह गया। मैं अलक्षित रहूं, यह कवि कह गया। इन पंक्तियों के साथ अज्ञे जी ने अपने इस लेख को विराम दे दिया। तो ये था बसंत के अग्रदूत निराला अज्ञे। क्योंकि बसंत के अग्रदूत शीर्षक जो उन्होंने रखा अज्ञे जी ने, बहुत सुंदर रखा। क्योंकि निराला जी का जो जन्म था वो बसंत पंचमी के दिन ही था, यानी निराला जी का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था, इसलिए वो बसंत के अग्रदूत है। लेखक लिखता है कि वो बसंत के अग्रदूत हैं। कभी उन्होंने निराला जी ने किसी समारोह में, भले ही किसी विरोध में कहा हो, लेकिन कहा था मैं बसंत का अग्रदूत। यानी सचमुच निराला निराला थे। उन्होंने कहा था आत्मविश्वास के साथ, मैं ही बसंत का अग्रदूत। ये निराला के शब्द हैं। किसी संबोधन में लेखक ने लिखा है, कहा था उन्होंने बड़े अखंड आत्मविश्वास के साथ कि मैं बसंत का अग्रदूत। तो अज्ञे जी ने अपने संस्मरण का शीर्षक भी बसंत के अग्रदूत निराला ही दिया। तो ये था संस्मरण का सार। और इसको पढ़कर जानकर हमें निराला की कई विशेषताएं दिखी। इस लेख के आधार पर अज्ञे जी के दृष्टिकोण के अनुसार निराला जी की कई विशेषताएं दृष्टिगोचर हुई। तो पहली विशेषता क्या रही? पारखी दृष्टि। पारखी दृष्टि देखिए, अज्ञे जी ने लिखा भी है कि वो मेरे पास आकर खड़े हो गए रामविलास की तरह। यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ये उनकी पारखी दृष्टि थी, एक पैनी दृष्टि थी व्यक्ति को पहचानने की, जानने की। हाँ, मैंने लेख पढ़े, मैंने इनको पढ़ा है। जब कहा गया कि ये लिखते हैं अज्ञे जी हैं, तब उन्होंने कहा हाँ मैंने पढ़ा है। दूसरे उनकी क्या विशेषता आई निकलकर? परिवर्तन की पहचान। निराला जी को
परिवर्तन की कितनी पहचान थी। वो कहते हैं आजकल हिंदी काव्य में परिवर्तन हो रहा है। लेखक कहता है कि उन्हें समझ थी कि जो नई पीढ़ी है वो जो जिस ओर बढ़ रही है उसकी उन्हें बड़ी गहरी पहचान थी और वो परिवर्तन को पहचान चुके थे। अगली विक्षिप्त स्थिति और निराला, यानी निराला लेखक ने लिखा है कि 2-4 नाम थे जिनको ले दो उनके सामने तो वो बिखर जाते थे, बिफर पड़ते थे, यानी वो अपनी अवस्था में आ जाते थे। या अंग्रेजी, तो ध्यान रखना होता था हमारे मुंह से ये शब्द ना निकले, यानी वो नाम ना आए। और ऐसा नहीं कि वो ऐसे रहते हो, नहीं, वो 2-3 क्षण बाद, मिनट बाद, घड़ी बाद बदल जाते थे, यानी अपनी वर्तमान स्थिति में आ जाते थे। तो जब सुमन जी ने प्रश्न किया कि आजकल आप क्या लिख रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, निराला इज डेड। जब उन्होंने कहा आप पुस्तक पर हस्ताक्षर करते थे तो वो बोले निराला इज डेड, निराला मर गया। कहाँ निराला, निराला इज डेड, निराला मर गया। तो एक विशेषता निकल के आई, सादगी और अतिथि सत्कार। निराला बड़े सादगी भरा जीवन जीते थे। वैसे वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनमें आतिथ्य सत्कार कूट कूट कर भरा हुआ था। अज्ञे जी लिखते हैं कि 2 बाटी और कटहल की भुजिया बनाई थी और वही उनका पूरे दिन का वो भोजन था। निराला आज भूखे ही रहेंगे क्योंकि वो भोजन उन्होंने हमें करा दिया। ये था उनका आतिथ्य, अतिथि सत्कार। और सादगी, कॉपिन पहने हुए थे, यानी इतने सादा जीवन वाले थे निराला। आए भी बैठक में तो तहमत लपेट आए और कंधे पे अंगोछा डाला है। ये था निराला का सादगी भरा जीवन और ये अतिथि सत्कार की भावना। मनमौजी स्वभाव, निराला का स्वभाव कैसा था, मनमौजी, फक्कड़ निराला, अक्खड़ निराला। यानी निराला जिस बात पर अड़ गए वो अड़ गए। उनका स्वभाव फक्कड़ था और अक्खड़ था। अक्खड़ ऐसे खाना खिलाया तो खिला के ही रुके, नहीं, कुछ नहीं। और मनमौजी स्वभाव देखिए आप ही, तांगे वाले से क्या कहा, चलो पीछे बैठ जाओ, रास लाओ, मैं तांगा लेकर चलता हूं, मैं चलाता हूं आज तांगा। अब एक जिनकी स्थिति सही नहीं है, पी चुके हैं, कदम सही नहीं पड़ रहे, वो तांगा चलाएंगे। तो ऐसे मनमौजी, और संभल भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं। तो मनमौजी स्वभाव, क्यों पीछे क्यों बैठे, चलो तुम पीछे बैठो, मुझे रास लाओ, मैं चलाता हूं तांगा। ये उनका मनमौजी स्वभाव था। तो फक्कड़ निराला, मनमौजी निराला। अगली विशेषता निकल कर आई, अवसाद और नैराश्य से पूरित। लेखक अज्ञे जी ने लिखा है कि निराला की इन रचनाओं को पढ़ता हूं तो मुझे नैराश्य में डूबे निराला अवसाद में दिखाई देते हैं। उन्होंने उनकी इन पंक्तियों का उल्लेख भी किया है, लिखा भी है इन पंक्तियों को, मैं अकेला। अज्ञे जी कहते हैं कि उनकी ये पंक्तियां, मैं अकेला देखता, आ रही
मेरे दिवस की सांझ बेला। जानता हूँ नदी झरने जो मुझे है पार करने, जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूँ। हंस रहा ये देख कोई नहीं भेला, मैं अकेला। अगली रचना को भी उन्होंने इंगित किया है, पंक्तियां लिखी हैं। स्नेह निर्झर बह गया, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है, बह रही है हृदय पर अमा, बह रही है हृदय पर अमा। मैं अलक्षित रहूं, मैं अलक्षित रहूं, ये कभी कह गया। रे स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है, बह रही है हृदय पर अमा। मैं अलक्षित रहूं, ये कभी कह गया। तो इनमें निराला की नैराश्य भावना हमें दिखाई देती है। उन्होंने अपनी वेदना को, अवसाद को इन पंक्तियों में अभिव्यक्ति दी है। तो इस तरह इस लेख के आधार पर निराला के व्यक्तित्व की ये विशेषताएं निकलकर सामने आई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अज्ञे जी के इस संस्मरण को समझ लिया होगा और इस संस्मरण के आधार पर निराला के व्यक्तित्व की विशेषताओं को भी समझ लिया होगा। आज इतना ही।